बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 30 को। टेस्ट नंबर 30 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 4 की फर्स्ट डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन द ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपके पास चार ऑप्शंस दी गई हैं, आपने एग्जैक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। देखें, जब भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ऑब्वियसली अब जो हमारे पास एक्सेलेरेशन होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? ए इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए और एक्स में आपके पास नजर आ रहा है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। दैट्स व्हाई डायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइंस ही होते हैं। माइनस का साइन यहां पर इंडिकेट करेगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो दैट्स व्हाई ग्राफ क्या बनेगा एक्सेलेरेशन का? विद द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 87 है, अ स्प्रिंग ओबेज द हुक्स लॉ, हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 60 मिलीमीटर and a spring constant of 500 Newton per meter. What is the tension in the spring when its overall length is 90 millimeter? Tension in the spring, in other words आपने फोर्स ही कैलकुलेट करनी है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स किसके बराबर होगी? स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन की वैल्यूज है, तो दैट्स व्हाई स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज तो दे दी गई थी, दैट इज द 500। एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल लेंथ थी 60 मिलीमीटर, जब आपने फोर्स लगाई तो अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? 90 मिलीमीटर। तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आएगा ना। तो 90 माइनस 60 क्या निकलेगा? 30 मिलीमीटर। तो मैंने डेट्स यहां पर 30 और साथ में मिलीमीटर की बजाय 10 इसकी पर -3 लिख दिया, और ये 500 मल्टीप्लाई हो रहा था। 10 इसकी पर -3, ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो डेट्स 5 3 आर कितने हो जाएंगे? 15। तो 15 न्यूटन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, एंड दैट इज द बीटा। 88 क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 1.5 टाइम्स द टाइम पीरियड व्हेन इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन इज ए विल बी द। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? किसी भी एक एक्सट्रीम से। देखे ना, ये यहां से मूव करके यहां पर आया, देन अगली एक्सट्रीम पर चला गया, वापस इस मीन पर आएगा, और जहां से स्टार्ट लिया था वहां पर ही वापस आ गया। एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। आपसे कहा गया कितना बात करनी है? 1.5 टाइम पीरियड्स। इसका मतलब है अभी हमारे पास आधा टाइम पीरियड जितना टाइम और मूव करना है। लेकिन यहां तक आप देखिएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो गए? सेम। तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? ऑब्वियसली 0 आएगा। अब आगे चलते हैं, ये यहां से यहां तक आया और फिर यहां तक आया, तो 0.5 ऑफ द टाइम पीरियड वाली वैल्यूज भी पूरी हो गई। तो अब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो 0 तो नहीं होगा ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो गए। अगर एंगल बहुत स्मॉलर होगा तो ये आर्क लेंथ ही एक्चुअली आपके पास इसकी वैल्यूज दे रही होगी। एम्पलीट्यूड की वैल्यूज क्या थी? ए। यहां से लेकर यहां तक भी एम्पलीट्यूड होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना निकला? 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? चार्ली। 89 क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज v एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है ना, उसे पीक या मैक्सिमम वेलोसिटी ही बोला जाता है। इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज क्वाड्रपल्ड, द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन विल बी। देखिए हमारे पास पीक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x नॉट ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो v नॉट और x नॉट में कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट। अगर ये 4 गुना कर दिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें भी चेंज कितना आएगा? डायरेक्ट रिलेशन है ना, 4 टाइम्स ही का। पहले यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? v। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो डेट से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोजेक्शन, और ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी दी गई है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है। ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड एट इट्स मीन पोजीशन इज। आपने बताना मीन पोजीशन पर क्या होगी। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब देखिएगा मीन पोजीशन का मतलब क्या है? एक्स क्या हो जाएगा? 0।
तो डेट से अब आंसर क्या निकलेगा, डेट इज द v ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 अंडर रूट। आप इसे ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं या ओमेगा एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। इस वक्त करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ली। 91 क्वेश्चन है, अ 0.2 किलोग्राम mass attached to a spring execute simple harmonic motion if k is equal to the 500 Newton per meter and the maximum speed of the mass is 5 meter per second, the amplitude of its oscillation will be। आपने amplitude of oscillation कैलकुलेट करना है। v नॉट किसके बराबर होता है बेटा, x नॉट ओमेगा के। x नॉट ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यूज लगाते हैं तो ये k बाय m अंडर रूट आ गया। x नॉट k की वैल्यूज 500 न्यूटन पर मीटर दी गई थी और m की वैल्यूज 0.2 kg है। 0.2 का मतलब क्या हुआ, ये 500 आ गया, 0.2 2 बाय 10 लिखा जाएगा ना, तो ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका अंडर रूट लेना है और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x नॉट से। अब देखिएगा ये इससे 5 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास v नॉट की वैल्यूज कितनी निकल रही है, डेट इज द x नॉट, और 5 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2500 स्क्वायर रूट के साथ आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे x नॉट और ये 50, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 50 निकलता है। आपने कैलकुलेट x नॉट करना था ना, तो x नॉट किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज द v नॉट डिवाइडेड बाय द 50 है। अब आप v नॉट की वैल्यूज लगा दें। पीक वेलोसिटी की वैल्यूज हमारे पास दी गई थी और पीक वेलोसिटी की वैल्यूज कितनी दी गई है, डेट इज द 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 बाय 50, दिस वन इज द 1 बाय 10 एंड डेट इज द 0.1 मीटर। करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं कौन सी है हमारे पास, 0.01 मीटर, 0.2 मीटर, 0.1 मीटर या 0.04 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई जी, 0.1 मीटर, डेट इज द चार्ली। 92 क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज। ऑप्शन अल्फा है पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन बीटा है पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन चार्ली है लीनियर मोशन, ऑप्शन डेल्टा है रैंडम मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है, हाँ इसके प्रोजेक्शन की बात होती तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, लीनियर भी नहीं है। तो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर तो है ही, साथ में पीरियोडिक मोशन भी होगी, तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, अल्फा। 93 क्वेश्चन है जी, टू मैसेज m1 and m2 connected at the ends of two identical springs vibrate with the time period of 10 second and 20 second respectively, hence we can say that। अगर आप चारों ऑप्शंस को देख रहे हो तो इनके मैसेज के दरमियान कोई रिलेशन बनाया गया है, तो डेट्स वाई टाइम पीरियड का मैस के साथ रिलेशन लिखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। इसका मतलब है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एम के। दिस मीन्स दैट t1 बाय t2 की रेशियो किसके बराबर निकलेगी, m1 ओवर m2 और होल अंडर रूट भी लेना होगा। टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट बॉडी 10 सेकेंड था, टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड बॉडी 20 सेकेंड्स था, तो डेट्स वाई हमारे पास अब ये रिलेशन क्या निकलाएगा, 1/2 अंडर रूट m1 ओवर m2 और ये आपस में इक्वल होंगे। m1 ओवर m2 का रिलेशन बताना है तो दोनों साइड पर क्या ले लें, स्केयर ले लें। अगर आप दोनों साइड पर स्केयर लेते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा, that is equal to the m1 over m2। this means that m1 किसके बराबर आ गया, m2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास एग्जैक्ट रिलेशन बन रहा है इन दोनों के दरमियान। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक बन रही है, दैट इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 94, टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ अ mass m placed on a frictionless surface as shown in the figure। If each of the spring have a spring constant k, the frequency of oscillation of the block is। आपने frequency of oscillation कैलकुलेट करनी है। देखिए frequency का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m। कौन सा k लेना होगा, जो इनका इक्विवेलेंट हमारे पास वैल्यूज निकलेगी। अब यहां पर इक्विवेलेंट वैल्यूज क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट वैल्यूज क्या आती है, डेट इज द k बाय n। किसी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k, कितने स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, 2, तो k बाय 2। दिस मीन्स दैट ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट, यहां पर k बाय 2 लिखा, डिवाइडेड बाय m, और m को कैपिटल M से लिखा गया था, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट ऑप्शन निकल आएगा 1/2 पाई k ओवर 2 m अंडर रूट।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम्स डिपेंड्स अपॉन। जब आपने डिक्लेयर कर दिया ना सेकंड्स पेंडुलम, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि सेकंड्स पेंडुलम लाजमी तौर पर ऐसा पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स ही होगा। तो 2 सेकंड टाइम पीरियड करने के लिए लेंथ और जी की वैल्यूज अकॉर्डिंगली वेरी करनी पड़ेगी। तो डेट्स वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो डेट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, नन ऑफ दीज। तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। 96 क्वेश्चन है, अ बॉय स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, हाउ विल पीरियड बी अफेक्टेड इफ ही सिट डाउन एंड देन स्विंग। देखें यहां पर हमारे पास लेंथ का केस आएगा। आपको पता है लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हम जहां से सिंपल पेंडुलम को टाई किया होता है वहां से लेकर सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन पर है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, ये इसकी लेंथ होगी। अगर ये इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाए तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से लोअर्ड हो गया ना, लेंथ पहले से क्या कर गई, बढ़ गई। और अगर लेंथ बढ़ जाए, टाइम पीरियड और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है और साथ में लेंथ का अंडर रूट भी लेते हैं हम। बहरहाल अगर लेंथ बढ़ जाए तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड भी क्या कर चुका होगा, बढ़ चुका होगा, तो इंक्रीजेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा। बीटा ऑप्शन पढ़ रहा हूं, विल इंक्रीज। 97 क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज क्वार्टर्ड एंड मास इज हाफ, देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। कितना हो जाएगा जी टाइम पीरियड। अब देखें हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो वादे तौर पर नजर आ रहा है कि जो टाइम पीरियड है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है, मास से। इसका मतलब है मास ने तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं देना। अब आपने सिर्फ लेंथ का चेंज डिस्कस करना है। लेंथ कितनी की गई थी, क्वार्टर्ड। अगर ये क्वार्टर्ड की गई है, ये लेंथ क्वार्टर हो गई, मतलब 1/4 हो गई। टाइम पीरियड और लेंथ में कौन सा रिलेशन है, ऑब्वियसली डायरेक्ट। तो यहां पर ये एज इट इज आ जाएगा। साथ में लेंथ का अंडर रूट था तो इधर अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। तो डेट्स वाई टाइम पीरियड में कितना फर्क पड़ चुका होगा, वो पहले से हाफ हो चुका होगा। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 98, अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग सच दैट द बॉब इज फिल्ड अप विद अ लिक्विड। नाउ इफ अ होल इज जनरेटेड इन द बॉब एट इट्स बॉटम, देन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विल। देखिए आपके पास एक बॉब है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है विद टाइम पीरियड टी के साथ। अगर आप इसमें होल कर दें तो ऑब्वियसली पानी डाउनवर्ड ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर हमारे पास अपर सरफेस ऑफ वाटर आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन खाली होना शुरू हो गया ना, पानी नीचे गिरना शुरू हो गया। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास अब लोअर्ड शिफ्ट हो चुका होगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट की साइड पर होता है। पहले सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पर था, अब लोअर्ड हो गया। तो लेंथ पहले से क्या कर गई, बढ़ गई। और अगर लेंथ इंक्रीज कर जाए तो टाइम पीरियड भी क्या कर चुका होगा, इंक्रीज कर चुका होगा। फिर क्या होगा, जब ये मुकम्मल खाली होगा तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो लेंथ इस सिचुएशन से पहले क्या हो गई, कम हो गई। तो लेंथ कम होने का मतलब है टाइम पीरियड भी क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। तो पहले तो टाइम पीरियड बढ़ेगा और फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, बीटा। बीटा ऑप्शन एक बार पढ़ रहा हूं जी। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 99 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 2.45 मीटर विल बी। तो आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल, दैट इज इक्वल टू द 1/2 पाई। जी की जगह 10 लगाया, एल की जगह 2.45 मीटर लगा दिया। 2.45 को एग्जैक्टली आप 2.5 गैस कर सकते हो। अब आप देखिएगा 10/2.5, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स दैट 1/2 पाई और ये 4 अंडर रूट आ गया। 4 अंडर रूट किसके बराबर होता है, 2 के, डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 1/पाई हर्ट्ज आंसर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। 100 क्वेश्चन है, द रिलेशन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच मेक्स थीटा विद द हॉरिजेंटल इज। एंगल जो है ना थीटा दिया गया हॉरिजेंटल के साथ, ये की वर्ड है। थीटा हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा ये टेंशन इन द सेटिंग है,
यहां पर वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वेट का ये कंपोनेंट बनेगा डेट इज द mg, साथ में कॉज ऑफ डेट एंगल लिखेंगे और कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर निकलेगा, साइन थीटा के, और ये रिस्टोरिंग फोर्स का हमारे पास वैल्यूज बनेगी, इसे क्या लिखेंगे, डेट इज द mg साइन ऑफ डेट एंगल। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर लिखा जाता है, कॉस थीटा के, तो डेट से अब रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, mg कॉज ऑफ थीटा। वजह ये थी कि ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा था, उसे मैंने कॉस थीटा लिख दिया और साथ में नेगेटिव का साइन बता रहा है कि ये फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, तो डेट से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, डेल्टा। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 101, अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन मीटर इज हेल्ड compressed by a 20 Newton force, the potential energy stored in the spring is। तो आपके पास डेटा किस में दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स की शक्ल में, आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, एक्स गिवन ही नहीं है, तो यहां पर आप एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यूज लगाइएगा। एक्स किसके बराबर होगा, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली डेट इज द एफ ओवर के, तो डेट से मैंने यहां पर एक्स की जगह एफ ओवर के होल स्क्वायर लिख दिया, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, के ओवर के स्क्वायर, तो पीछे के बच जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एफ स्क्वायर ओवर के। अब आप वैल्यूज लगा दीजिएगा, हाफ फोर्स 20 न्यूटन दी गई थी, तो स्केयर लेना है तो मैंने 2 दफा 20 लिख दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज 5 दी गई थी, तो डेट्स आए ये आपने 5 लिख दिया, 5 2 आर 10 और ये 10 एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेट्स से 22 आर कितने हो गए 40, तो आंसर 40 जूल निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 102, टू स्प्रिंग्स हैविंग द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ 64 न्यूटन पर मीटर एंड 81 न्यूटन पर मीटर आर स्ट्रेच्ड बाय फोर्स F1 एंड F2 हैविंग इक्वल पोटेंशियल एनर्जीज, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज इज। वंस अगेन फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म में बात की जा रही है और आपने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट करके फोर्सेस की रेशियो लेनी होगी। देखिए फॉर्मूला दोबारा यही यूज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज द हाफ एफ स्क्वायर ओवर के। अब एफ स्क्वायर क्या रह जाएगा, ये 2k इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अब आपको नजर आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया गया था ना, तो डेट से एफ स्क्वायर और के के दरमियान कौन सा रिलेशन निकल आया, डायरेक्ट। इसका मतलब है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट के। F1 ओवर F2 की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, K1 ओवर K2 होल अंडर रूट। K1 64 था और K2 81 था, इसका अंडर रूट भी लेना है। 64 को आप लिख सकते हो 8 स्क्वायर, 81 को लिखा जा सकता है 9 स्क्वायर, इसका मतलब है ये क्या निकल आएगा 8 बाय 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो F1 ओवर F2 की रेशियो क्या निकल आई 8 बाय 9, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, दैट इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 103, द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ अ फूड इवनली by microwave oven is an example of option alpha resonance, option beta damped oscillation, option Charlie specific heat, option delta none of these। तो माइक्रोवेव ओवन से जब हम खाना कुक करते हैं या हीट अप करते हैं तो डेट इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा, क्योंकि ये एक रेजोनेंस की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। 104 क्वेश्चन है, द वेव्स इन माइक्रोवेव ओवन हैव वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर with their frequencies। जस्ट एक क्रैमिंग का क्वेश्चन है, बुकिश इंफॉर्मेशन है, आपने बतानी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है जी, 2450 मेगाहर्ट्ज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, दैट इज द अल्फा। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 105, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t, व्हाट आर द टाइम्स ओवर वन पीरियड व्हेन द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम। If timing of the motion commence when the particle is at equilibrium position, equilibrium position से पार्टिकल ने स्टार्ट लेना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एक पूरे टाइम पीरियड के लिए आपने ये बताना है कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। आप सबको ये अच्छी तरह से पता है कि वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यूज मिलती है मीन पोजीशन पर, जबकि एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज कहां पर मिलेगी, तो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज आपको पता है मिलती है एक्सट्रीम पोजीशन पर।
आप देखें, आप अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट ले रहे हैं, यही आपके पास कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन दी गई थी ना, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट लेना है, टाइम क्या होगा 0, यहां से स्टार्ट लिया, यहां तक पहुंचा, तो अब कितना टाइम हो चुका होगा t/4। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा मीन पोजीशन की साइड पर, अब कितना टाइम हो चुका होगा t/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड गुजर चुका ना। अब इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पर आ गया, कितना टाइम हो चुका होगा 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड। वापसी करेगा अपनी मीन पोजीशन पर, अब टाइम कितना हो गया जी, कंप्लीट टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब टाइम क्या होगा t/2 और t। एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम होगा जब टाइम क्या निकलेगा t/4 या 3/4t, इन दोनों सिचुएशन के ऊपर एक्सेलेरेशन क्या निकलेगा मैक्सिमम। इसके अकॉर्डिंगली जरा एग्जैक्ट ऑप्शंस देखते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन को देखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिल रही है, जब हमारे पास टाइम हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है और कंप्लीट टाइम पीरियड है। एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम मिल रहा है जब जो टाइम है वो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड है या फिर 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड होगा। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, डेल्टा। 106 क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी वेयर x नॉट इज द एम्पलीट्यूड। कंडीशन दी गई कि जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है वेलोसिटी का, ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यूज आपको पता है k/m होती है, तो मैंने ओमेगा की वैल्यूज को रिप्लेसमेंट में दे दिया k/m। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं x नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आप इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर लिख सकते हो। एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स नॉट, ये k/m अंडर रूट था और ये एक्सप्रेशन अलहदा से अंडर रूट में आ गया। ये v नॉट है, पीक वेलोसिटी है, तो ये रिलेशन निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आपके पास वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ द पीक वेलोसिटी फार्मूला निकल आया। ये फार्मूला वैसे जुबानी याद रखा करें क्योंकि बुक में ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या थी, वेलोसिटी हाफ ऑफ द पीक वैल्यूज हो गई, तो ऐसे ही लिखेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, इधर 1/2 है और इधर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट। एक्स कैलकुलेट करना था ना, तो क्या करेंगे, आप दोनों साइड पर स्क्वायर ले लीजिएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ना, ये वाला फैक्टर इधर जाकर ऐड हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/4 हुआ, 4 एलसीएम निकला, 4 माइनस 1, तो ये 3/4 हो जाएगा। हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे x, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3/4 x नॉट स्क्वायर। दिस मींस दैट x किसके बराबर आ जाएगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो ये 3/4 x नॉट स्क्वायर होल अंडर रूट आ गया। 3 अंडर रूट ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 अंडर रूट को आप 2 लिख सकते हो और x नॉट स्क्वायर अंडर रूट को x नॉट लिखा जा सकता है। तो ये आंसर निकल आया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 107, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट्स द। देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ ये बनता है, ये तो हमको अच्छी तरह से पता है। इसका स्लोप लेना है, स्लोप किसके बराबर होता है, दैट इज द वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। वाई एक्सिस का चेंज क्या है फोर्स, एक्स एक्सिस का चेंज क्या है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑक्सिलेट अप एंड डाउन विद द टाइम पीरियड t. If the amplitude of the oscillation is doubled, then the time period will be. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई L बाय जी अंडर रूट। अब मैथ अटैच विद द स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं m बाय के अंडर रूट। तो आपको नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। तो आप एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को जैसे मर्जी चेंज कर दें, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड्स क्या रहेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। तो डेट्स व्हाई हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, दैट इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 109,
The acceleration of a body executing simple harmonic motion leads the velocity by what phase? अब सबको पता है कि एक्सेलेरेशन का ग्राफ हमारे पास लाइक दैट बनेगा ना, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था ना, और अगर मैं x की वैल्यूज लगा दूं तो ये x नॉट साइन थीटा था, तो a माइनस साइन थीटा का फंक्शन था, तो आपने ग्राफ ये बनाया। v को क्या लिखा था? v कॉज फंक्शन के तौर पर आया था, x नॉट ओमेगा कॉज थीटा, तो डेट्स वाई इसके लिए हमने इसको कैसे लिखा, इसका ग्राफ कैसे बनाया, कॉज फंक्शन का। तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 रेडियन। कौन सी चीज लीड कर रही है, एक्सेलेरेशन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, डेल्टा। 110 क्वेश्चन है जी, अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड 4 सेकेंड एट टाइम t is equal to 0, it is at equilibrium point of the following times, at which time it's furthest from the equilibrium point। देखें हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड आपको दे दिया गया 4 सेकेंड था। जब टाइम 0 था तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था। 4 ऑप्शंस दी गई, आपसे पूछा गया कि कब वो फर्देस्ट पॉइंट पर होगा मीन पोजीशन से। देखिए हमारे पास टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, यहां से स्टार्ट ले रहा है, टाइम क्या हो जाएगा 0। जब वो मूव करके यहां पर पहुंचेगा तो अब टाइम कितना हो चुका होगा, इसका 1 क्वार्टर, तो ये 1 सेकेंड। ये दोबारा यहां पर आया, अब टाइम कितना हो चुका होगा, t/2। t/2 का मतलब क्या हुआ, 4/2, तो ये कितना टाइम गुजर चुका होगा, 2 सेकेंड्स। देन दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास अब टाइम कितना हो चुका होगा, तो ये 3 क्वार्टर बाय टाइम पीरियड लेना था ना, तो अब कितना हो चुका होगा, डेट इज 3 सेकेंड। और जब ये दोबारा यहां पर आएगा तो ये 4 सेकेंड्स हो चुके, क्योंकि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशंस बन गई। अब आप देखिएगा कि हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर किस पॉइंट पर हो सकता था, जब टाइम 1 सेकेंड था या जब टाइम 3 सेकेंड था, तो ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है। 2 और 4 सेकंड पर तो आपको नजर आ रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही है। अच्छा अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, यहां पर 5 सेकंड में पहुंचेगा, फिर दोबारा यहां पर आ जाएगा, तो कितना टाइम हो चुका होगा, 6 सेकंड। तो इसका मतलब है 6 सेकंड पर भी ये कहां पर आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बची ना, डेट इज 2.8 सेकंड। तो इसका मतलब है ये 2.8 सेकंड पर अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 111, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x, that is 0.25 sin of 200t, the maximum velocity is। तो आप सबसे पहले तो ये करें, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें। x इज x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको नजर आ रहा है एम्पलीट्यूड कितना निकला, 0.25 मीटर, और ओमेगा की वैल्यूज कितनी निकली, 200। आपने कैलकुलेट क्या करना था, पीक वेलोसिटी, और ये x नॉट ओमेगा होगी, x नॉट कितना है 0.25, और ये कितना है जी 200। आप 0.25 को 25/100 लिख सकते हो, ये 200 से मल्टीप्लाई होगा। दिस मींस दैट आंसर कितना निकलेगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 112, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 4 सेकेंड। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 4 टाइम्स, इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। अब आपने टाइम पीरियड बताना है, लेंथ कितने टाइम बढ़ गई, हमारे पास 4 टाइम्स बढ़ गई है। टाइम पीरियड और लेंथ में रिलेशन ये है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अंडर रूट। इसका मतलब है t1 ओवर t2 किसके बराबर आ जाएगा, L1 ओवर L2 होल अंडर रूट। टाइम पीरियड कितना था, 4 सेकंड। नया टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना होगा। इस टाइम पीरियड पर लेंथ अगर L है, तो इस टाइम पीरियड पर लेंथ हमें बता दी गई थी 4 टाइम्स कर दी गई है। ये L से L कैंसिल हो गया, दिस मीन्स डेट ये 1/4 अंडर रूट निकलेगा, और 1/4 अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया। तो t2 किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर निकलेगा 8 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। 113 क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ एट अर्थ सरफेस इज कैपिटल T, इट्स पीरियड इनसाइड अ माइन इज। आइदर यू आर मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इन बोथ कंडीशन पर G की वैल्यूज क्या कर रही होती है, वो डिक्रीज कर रही होती है।
अब अगर हम माइन में जा रहे हैं तो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रहे होंगे तो जी की वैल्यूज क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अगर जी डिक्रीज कर गया तो नजर आ रहा है टाइम पीरियड क्या कर चुका होगा, बढ़ चुका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, अल्फा। तो हमारे पास 113 क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, दैट इज ग्रेटर देन द टी। 114 क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई, द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एक्स की जगह आप एक्स नॉट बाय 2 लगा दें। अब आपने बताना है कि अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज क्या होगी। तो अब आपके पास रिलेशन क्या हो गया, डेट इज अ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। आप इसे 1/4 और 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने जस्ट 1/4 अलहदा कर दिया, इसी को टोटल एनर्जी बोला जाता है। तो डेट से इस लम्हे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, E/4 के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल having an oscillating simple pendulum, then the frequency of the pendulum is। इक्वेटर से पोल की साइड पर जा रहा है, आपको नजर आ रहा है कि रेडियस ऑफ द पोल जो है वो कम निकलता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ इक्वेटर से, एलिप्टिकल शेप होने की वजह से ना। और जी और आर स्क्वायर में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। इसका मतलब है जहां पर रेडियस जो है वो कम निकलेगा वहां पर जी की वैल्यूज क्या निकलेगी, वो ज्यादा निकलेगी। तो वेरिएशन तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने देनी है ना। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। फ्रीक्वेंसी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर रूट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। आप इक्वेटर से पोल की साइड पर जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही होती, बढ़ रही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, अल्फा। अल्फा ऑप्शन एक बार पढ़ रहा हूं, दैट इज इंक्रीजेस। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।